नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो राजनीति शास्त्र पे है। और राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी यानी उसकी बेसिक समझ, यानी कि मैं बात शुरू करूँगा संविधान पढ़ाने के। इसके बाद अब से पहले जो मैंने पढ़ाया है आपको वो संविधान का जो विकास हुआ है, संवैधानिक विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। वो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट हो किस तरह से हुआ। इसके बाद मैं सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि प्रस्तावना से लेकर और अनुच्छेद 395 अंतिम अनुच्छेद तक एक एक शब्द पढ़ाऊंगा आपको मैं इसके बाद। और मैक्सिमम इसको हम 9 से 10 वीडियोज़ में, मैक्सिमम 11 वीडियोज़ में कवर करेंगे दोस्तों। दूसरी बात यह है कि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो संविधान का मतलब स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं, जहां से संविधान में है क्या, होता क्या क्या है मतलब। क्योंकि संविधान की तो एक किताब अलग है, चलिए उसे हम पढ़ाएंगे, लेकिन संविधान को समझने के लिए उसकी बेसिक समझ होनी जरूरी है। वो सब मैं आज पढ़ाऊंगा। मतलब ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको संविधान पढ़ना है तो, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अधिक समय खराब ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी या राजनीति शास्त्र। अच्छा ठीक है, बात शुरू करते हैं राजनीति से। तो फादर ऑफ पॉलिटी जो कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है। किसको? ये जो साहब है अरस्तु जी, पापा हैं पॉलिटी के, फादर ऑफ पॉलिटी। अरस्तु, एरिस्टोटल भी बोलते हैं, एरिस्टोटल, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने कहा है, एक परिभाषा दी है, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल बाय नेचर। आदमी प्राकृतिक स्वभाव से ही राजनीतिज्ञ है, ठीक है ना। तो ये अरस्तु ने कहा है। तो इन्हें कहा जाता है राजनीति शास्त्र का पापा, अर्थात कि फादर ऑफ द पॉलिटी, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बताऊं मैं, तो जो राजनीति है या पॉलिटी है, तो इसके ना 3 अंग होते हैं। क्या क्या अंग होते हैं? एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है पार्लियामेंट। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। इन 3 चीजों से बनता है पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र का एक खाका। तो हम जो सबसे पहले शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मैं अगर आपसे पूछने लगूं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप बता सकते हैं? प्लीज थोड़ा सोचिए, क्योंकि आपकी तर्क शक्ति इससे थोड़ी मजबूत होगी, इसलिए पूछ रहा हूं। अगर आपको पता है तो आप जवाब दीजिए, मेरे कमेंट में लिख के भेजिए मुझे, ताकि मैं देख सकूंगा आपने कुछ लिखा है इस बारे में। वैसे हर इंसान का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आपके घर में भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक लागू होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। मैं बाइलिंगुअल रखूंगा दोनों भाषाओं में, क्योंकि कुछ लोग इंडियन हैं और कुछ लोग भारतीय हैं, इसलिए मैं दोनों भाषाओं में से रखूंगा, सही है। तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ एंड रेगुलेशंस। समझ में आया? हर जगह पे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, हर घर में होते हैं, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं आप कानून व नियमों का संग्रह, कानून व नियमों का संग्रह। इसे बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आया? जैसे कि आप हैं, आपके घर में रूल्स कौन बनाता है? आपके पिताजी। उन्हें सबसे पहले फॉलो कौन करता है? आपके पिताजी। फिर उन्हें फॉलो कौन करता है? आप लोग।
तो वो आपके घर का कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके घर का संविधान है। जैसे पिताजी ने बोल दिया कि शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, ठीक है, तो एक रूल्स हैं, वो आपको रूल्स मानने पड़ेंगे, नहीं मानेंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ऐसा ही किसी भी देश के साथ है। किसी भी देश को चलाने के लिए आवश्यक नियम और शर्तें उस देश का संविधान कहलाते हैं। आप कह सकते हो कि किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए कानून और नियम उस देश का संविधान है। जैसे कि भारत के संविधान के लिए भी जो है, भारत का संविधान भी यहाँ को देश को चलाने के लिए जो नियम है उसी के अंदर लिखे हुए हैं कि इस देश में जो लोग रहेंगे वो किस तरह से यहाँ रहेंगे, उनके लिए क्या क्या शर्तें हैं, ठीक है ना। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो को आप पूरी देखिए सही से। वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा। रटने की आवश्यकता नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है ना। डोंट बी ए पैरट, तोता मत बनिए। बी लाइक ए ह्यूमन मैन, बी लाइक ए स्मार्ट पर्सन, है ना। तो इस पे ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं कानून व नियमों के संग्रह की, ठीक है। क्या है यह? संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज कॉल्ड एज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या संविधान या रूल्स की बात करें। चलो रूल्स की बात करते हैं। रूल्स दो तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित। ठीक है, रूल्स होते हैं लिखित और अलिखित। जैसे कि आपके घर में बने रूल्स, उन्हें कहीं लिखा नहीं गया है, पापा ने कह दिया है और आपने मान लिया है, वो लिखित हो गए, ठीक है। या किसी कॉलेज के रूल्स होते हैं, वो सब अलिखित होते हैं, मतलब मौखिक, जो मुंह से बोले गए हों, ठीक है ना। कुछ रूल्स लिखित होते हैं, जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लिखित पे लिखा हुआ है ना, लिखे हुए रूल्स। इस तरह से दो तरह के रूल्स होते हैं, लिखित और अलिखित। ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। मैं इसको रब कर देता हूं। लेट वी स्टार्ट एट नेक्स्ट पॉइंट। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा जहां जहां आपको वक्त मिले, या आप चाहें तो पेपर पेन लेकर के बैठ सकते हैं। प्लीज आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपने याद करने के लिए, अपने समझने के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेट ऑफ रूल्स में लिखित की और अलिखित की। मान लीजिए बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की। लिखित संविधान, अलिखित संविधान। अच्छा, मुझे डिफरेंस बताइए लिखित में और अलिखित में क्या मतलब है। अलिखित का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लिखा हुआ ही नहीं है कुछ भी, समझ में आ रहा है। जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं ये आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी सबसे पहले, तो जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ ध्यान से सुने। ये क्लास बेसिक की है, इसे पढ़ने के बाद 50% संविधान आप ऐसे ही समझ चुके होंगे, बस फिर आपको रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ने रह जाएंगे। इसे समझने से समझ आ जाएगा कि दुनियादारी कैसे चलती है और आपका भारत कैसे चलता है ना। सब कुछ समझाऊंगा अलग अलग करके, ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या करें, दो तरह के रूल्स होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित का क्या मतलब है? वह संविधान जिसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा, बायलिंगुअल रहेगी, जो बातें समझने आएंगी बताइएगा मुझे, ठीक है ना, दोनों भाषाओं में। संवैधानिक सभा, वह संविधान जिसके लिए कोई संवैधानिक सभा थी, मतलब वो संविधान जो किसी संवैधानिक सभा द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, उसे कहते हैं लिखित संविधान। समझ आया? सबसे पहला लिखित संविधान कहां का है? अमेरिका का। कहां का है? अमेरिका का। किसने लिखा? थॉमस जेफरसन ने। थॉमस जेफरसन। एक नाम और आता है थॉमस मेडिसन, आपने नहीं पढ़ा होगा।
ठीक है। एक नाम आता है ये थॉमस मेडिसन, इसको एसएससी वगैरह नहीं मानते हैं, बाकी ये था। अगर आप बेसिकली इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा अमेरिका का संविधान बनाने में थॉमस मेडिसन भी थे। बाकी जो राइट आंसर होता है थॉमस जेफरसन होता है, तो थॉमस जेफरसन आपको याद रखना है। अच्छा, शुरू करते हैं यहाँ से आगे। क्या कि जो थॉमस जेफरसन भाई साहब हैं तो इन्होंने क्या किया ऐसा, क्योंकि थॉमस जेफरसन साहब ने संविधान लिखा है और संविधान लिखने में स्थिति ये रही है कि वहां के संविधान में मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं, 7 आर्टिकल्स ओनली, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं 7 पेज पे लिखा हुआ है, बस 7 पेज पे। तो ऐसी क्या खास बात थी थॉमस जेफरसन के पास के बस वो 7 पेज पे लिख पाए? पेज नहीं थे या लिखने का मन नहीं था, मतलब क्या स्थिति थी कि उन्होंने 7 पेज पे ही पूरे अमेरिका का संविधान लिख दिया। अब एक चीज देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से क्षेत्रफल में लगभग 3 गुना बड़ा है, ठीक है ना, उसके बावजूद भी मात्र 7 पेज का संविधान। भारत देश की स्थिति की बात करूं तो यहां पे करीब 28 राज्य और 9 यूटीज हैं, ठीक है, 395 अनुच्छेद। वहां की बात करें तो 50 राज्य हैं। अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका भारत से 3 गुना बड़ा देश है और 3 गुना बड़ा होने के बावजूद भी यह संविधान मात्र इतना छोटा सा रहा, जो दुनिया का सबसे छोटा संविधान रहा है। इसका क्या कारण है, मतलब, है ना। तो अगर बात करूं तो 1788-89 में इन्होंने संविधान लिखा और ये दुनिया का सबसे छोटा संविधान लिखित कहलाया अमेरिका का। इसका क्या कारण रहा, तो इसका कारण मैं भी आपको डिस्क्राइब करूंगा बड़े आराम से। अगर बात करें अमेरिका की स्थिति की तो अमेरिका के ऊपर करीब 13 अंग्रेजों की कॉलोनी आई थी, है ना। अमेरिका पे जो शासन किया था वहां करीब 13 कॉलोनियां थी अलग अलग जिन्होंने शासन किया था। तो वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम था मिस्टर जॉर्ज वॉशिंगटन, है ना। तो जॉर्ज वॉशिंगटन एक ऐसे नेता बन के उभरे जिन्होंने जितने भी अमेरिका के राज्य थे सबको एक किया, एकजुट किया। जैसे हमारे यहाँ पे सरदार जो हैं हमारे वल्लभ भाई पटेल साहब, उन्हें कहा जाता है भारत को एक सूत्र में बांधने वाला। उसी तरह से वहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन थे जिन्होंने अमेरिका के सभी राज्यों को एकजुट किया ताकि कोई और उस देश पे या उन देशों पे कब्जा ना कर सके, सही है ना। तो वहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन साहब का मेन रोल रहा, लीड रोल में थे वो। और फिर थॉमस जेफरसन और थॉमस मेडिसन इन्होंने मिलकर लिखा, लेकिन थॉमस जेफरसन ही ऑप्शन में आता है, इसलिए आपको थॉमस जेफरसन ही ऑप्शन लगाना है, सही है। तो आगे शुरू करते हैं। क्या अब बात करता हूं, आपको मिलवाता हूं अमेरिका से और भारत की स्थिति से, इस हिसाब से कि उनका संविधान इतना छोटा क्यों है और हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों है ना। यह इंडिया, समझिए, सही है। और इसके अंदर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, सिक्किम है और J&K है। ध्यान रखिएगा जिस तरह से मैप बना रहा हूं इसका कोई मतलब होता है, सब चीज का, जितनी भी चीजें बनाऊंगा उन पर सबको ध्यान रखिएगा। आपको समझ के चलिए, आप इसे समझ लेंगे तो आपको बेसिक समझ आ जाएगा संविधान का। अब बात करते हैं अमेरिका की। ये अमेरिका है, ये वॉशिंगटन डीसी है, ये कैलिफोर्निया है, ये सैन फ्रांसिस्को है, ये अनदर कंट्रीज हैं, है ना। ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सही है। दोनों ही संघ हैं, दोनों ही यूनियन है, यूनियन। लेकिन अगर आपको बात बताऊं तो जो अमेरिका है ना वो अपने यूनियन होने के सभी गुणधर्म पूरा करता है, भारत नहीं करता है। तो संघ, इसे संघ नहीं कहा गया, इसे परिसंघ कहा गया है। भारत एक राज्यों का परिसंघ है, परिसंघ कह सकते हैं आप इसे, ये एक परिसंघ है, सही है। कैसे, आप मुझे एक बात बताइए, अगर भारत में कोई राज्य या उत्तर प्रदेश ये चाहे कि जी मेरे को ना, मेरी जो स्थिति है, मेरी जो आबादी है वो अमेरिका से मात्र 10 करोड़ कम है और मैं अपने आप में समृद्ध हूँ जी, मुझे तो अलग होना है भारत से, इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? इज देयर एनी लॉ कि उत्तर प्रदेश किसी भी तरह से अलग हो सके भारत देश से? नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, देयर इज अ सिंगल लैंग्वेज, वी कैन से दैट
कि यूनियन कैन डिस्ट्रॉय स्टेट्स बट स्टेट्स कांट डिस्ट्रॉय यूनियन। इसका मतलब ये होता है कि संघ चाहे तो किसी भी राज्य के अस्तित्व को, उसके नाम को, उसकी सीमाओं को बदल सकता है, किसी भी राज्य के दो हिस्से करके, जैसे तेलंगाना अलग हुआ है ना, इन्हें अलग कर सकता है। ये अधिकार है केंद्र सरकार या संघ के पास, संघ सरकार के पास। लेकिन अगर कोई राज्य चाहे कि वो इससे अलग होना चाहता है तो ऐसा नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है कि कोई राज्य भारत संघ को छोड़ के अलग हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे एंट्री पॉइंट तो है। आप सिक्किम को लीजिए, सिक्किम में चोग्याल वंश का राज था, ठीक है ना। जब चोग्याल वंश का राज था तो उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र साइन किया, भारत में विलय हो गया। लेकिन अब अगर सिक्किम चाहे कि हमको अलग होना है तो ये संभव नहीं है। अब मतलब यहाँ पे आने का रास्ता तो है पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। आप अंदर तो आ सकते हो, संघ के सदस्य तो हो सकते हो, लेकिन आप चाहें कल कहें कि जी हमको तो अलग होना है तो ऐसा कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप इससे अलग हो सकें। देयर इज नो एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टू डिस्ट्रॉय द यूनियन। आप इस संघ को बर्बाद नहीं कर सकते, वैसे कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये स्थिति है इंडिया के साथ में। अब बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका के साथ प्रावधान ये है कि स्टेट्स कैन डिस्ट्रॉय अ यूनियन बट यूनियन कांट डिस्ट्रॉय स्टेट्स। मतलब यहां के जितने भी राज्य हैं वो चाहें तो इस संघ को छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका चाहे कि किसी को अपने संघ से बाहर कर दे, देन अमेरिका हैव नो राइट टू रिमूव एनी कंट्री फ्रॉम द यूनियन, है ना। इसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि इसे बाहर निकाल सके अपने संघ से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जितने भी राज्य हैं इनको सबको अधिकार है अपने इस संघ से अलग होने का। अब कोई कहने लगे जी अलग क्यों नहीं होते हैं साहब, ये मतलब सेपरेट कंट्री क्यों नहीं बन जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में करीब 50 राज्य हैं, 50 राज्यों का संघ है अमेरिका, समझ आया। और 50 के 50 राज्यों की ट्रीटी है अमेरिका के साथ में, ठीक है। अब स्थिति यह है कि अगर कोई भी राज्य अमेरिका से अलग हो जाता है तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो ये बैठे हैं कि कोई अलग हो और हम इस पर अधिकार करें। ये और देश अधिकार ना कर सकें, इसीलिए तो संघ बनाया गया था, इसीलिए तो बना था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसीलिए तो मेहनत की थी जॉर्ज वॉशिंगटन साहब ने, समझ आया। तो ये कार्य किया, ये है अमेरिका की स्थिति। अब एक स्थिति और है, यहाँ पे नागरिकता की भी अलग स्थिति है। यहाँ पे अगर आप सैन फ्रांसिस्को में रहते हो तो आपको सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी और सेंटर यानी केंद्र अमेरिका की भी लेनी पड़ेगी। तो वो जो मिस्टर जेफरसन भाई साहब थे, थॉमस जेफरसन साहब, उन्होंने जो संविधान बनाया था वो सेंट्रल यानी केंद्र सरकार के लिए बनाया था अमेरिका की, समझ आया। यानी कि जो केंद्र है अमेरिका का उसका संविधान अलग है और हर राज्य का अपना अलग संविधान अलग है। ये अलग चीज है, मतलब दोनों का यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। आपको सैन फ्रांसिस्को भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और अमेरिका की भी लेनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ पे रहना है तो। हमारे यहाँ भारत में क्या है, आपका मन कर रहा है जा केरल रहना है, आप केरल जाके रहो, अपना मकान बनाओ, बिजली का बिल दो, वहाँ पे पानी का बिल दो, वहाँ के निवासी हो गए। यहाँ पे एकल नागरिकता है भारत देश में, आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की। लेकिन यहाँ पे दोहरी नागरिकता है और आपको आप कहीं भी निवास नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे, समझ आया। तो थॉमस जेफर साहब ने वो जो संविधान कितनी पतली सी किताब बनाई थी वो केंद्र सरकार के लिए बनाई थी। और हमारे जो BR अम्बेडकर साहब थे, ठीक है ना, जिन्हें शायद ये कह दिया गया कि हाँ भाई पेज बहुत है, लिखता जा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उन्होंने जो बनाई थी ये सरकार, ये जो संविधान बनाया था ये केंद्र सरकार के लिए था ही था। बाकी भारत देश में जितने भी राज्य हैं मौजूदा उन सब के लिए भी है, जिसमें 9 UTs 28 राज्य, समझ आया। तो इन सब के लिए इन्होंने संविधान बनाया था, समझ आ रही बात। तो इसलिए हमारा संविधान विस्तृत है, क्योंकि हमारा संविधान पूरे संपूर्ण भारत देश, संपूर्ण भारत परिसंघ के लिए बना है और अमेरिका का संविधान केवल अमेरिका की केंद्र सरकार के लिए बना है। बाकी राज्य सरकारों का संविधान अलग अलग है और इन राज्य सरकारों के पास अधिकार है कि वो कभी भी छोड़ करके संघ को बाहर जा सकते हैं।
समझ आया? लेकिन भारत देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई भी इस संघ को छोड़ के बाहर जा सके। चलिए आगे की बात बताता हूं, ये आपको समझ आ गया होगा। अभी एक बात तो यहां पे छूट ही गई, मैंने आपको दिखाया था कि JNDK की स्थिति ये है, आधा गोले से बाहर है, लेकिन जब से 370 हटी है तब से ये भी गोले के अंदर आ गया है। अब JNDK अंदर है, क्योंकि पहले इसकी स्थिति विवादित थी, अब 370 खत्म हो गई है, अब यहाँ का कोई अपना संविधान नहीं है। पहले था थोड़ा बहुत, राज्य का संविधान अलग था, वो जो चाहे उसका झंडा अलग था, अब सब खत्म, सब भारत का है, कोई मतलब नहीं। ये JNDK की स्थिति है, भारत में एकल नागरिकता का कंसेप्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अलिखित संविधान की। अलिखित संविधान क्या है? जहां कहीं पे भी संविधान को लिखने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं थी या संविधान सभा नहीं थी, वो सभी संविधान अलिखित कहलाए। आप कह लीजिए कि परंपराओं पर चले आ रहे। वे ट्रेडिशनल, आप ट्रेडिशनल कह सकते हैं। कैसे? जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, और ट्रेडिशनल ऐसे है कि राजा रानी के मन में आया कि ये ऐसा करना गलत है, उन्होंने अपनी लॉर्ड्स को बता दिया कि जी ये नियम बना दो, उन्होंने नियम बना दिया, राजा रानी ने जो कहा उसे रूल बना दिया गया। तो परंपराओं पे चला आ रहा जो संविधान है वो अलिखित है, और जिसे लिखने के लिए संविधान सभा थी वो सभी के सभी संविधान लिखित हैं। अगर बात करूं संघ की स्थिति की, तो संघ जो है, जो अमेरिका है, वो सारे गुण दर्शाता है संघ होने के, और भारत एक परिसंघ है। सही है। दूसरी बात यहाँ बात करें तो यहाँ मोनार्की है। अगर ब्रिटेन की बात करूं तो यहाँ पे मोनार्की है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले भी संविधान की बात हो रही है। तो एक बात और कहूं कि एक देश है अरेबिया, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब, ठीक है ना। यहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुरान है, ठीक है। मतलब यहां का जो पूरा का पूरा संविधान चलता है वो कुरान के अनुसार चलता है। मतलब कट्टर, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, ठीक है। ये कट्टर कुरान के ऊपर चलते हैं, और यहाँ का कट्टर कानून है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है। एक देश है टर्की, जैसे आप तुर्की बोलते हो, यहां भी कुरान का शासन है, क्योंकि इन दोनों ही देशों का संविधान अलिखित है, संविधान लिखित नहीं है। जैसे ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, ट्रेडिशनल है, उसी तरह से इनका संविधान ही परंपराओं पर चला रहा है, यानी कुरान के हिसाब से चलते हैं लोग। लेकिन जो टर्की की कुरान है उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है जो नियम सऊदी अरेबिया की कुरान में है। कहने का मतलब इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसको चेंज कर लिया है। यानी कह सकते हैं आपके सऊदी अरेबिया की कुरान अलग है और टर्की की कुरान अलग है, समझ सकते हैं ना। तो इसी तरह से जो परंपराएं चली आई, जो जो शासक रहे, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने देश के हिसाब से जो कानून चाहा वो बता दिया और वो कानून हो गया। वो सभी अलिखित संविधान हैं जो परंपराओं के आधार पर चले आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं लिखा हुआ नहीं है वो, ठीक है, लिखा हुआ तो वो भी है, बस उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं थी, संविधान सभा नहीं थी, इसलिए अलिखित कहे जाते हैं। तो ये बात रही सऊदी अरब की और ब्रिटेन की और टर्की की। तो ब्रिटेन का भी संविधान परंपराओं पे चला रहा है, वहां कोई सभा नहीं है जिसने संविधान वहां का लिखा हो। राजा और रानी ने जो रूल बना दिया, जो नियम बना दिया, वो वहां का संविधान हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं। हमारे यहाँ पे BR अम्बेडकर साहब ने बहुत सही से इसको लिखा, सही है। तो एक सवाल आता है, पूछा जाता है क्या कि आधुनिक भारत का आधुनिक मनु, भारत का आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? बताइए, कमेंट में लिखिए। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज कमेंट डालिए, हाँ, किसे कहते हैं?
बी आर अम्बेडकर साहब को। उसका कारण क्या है तो समझने की कोशिश कीजिए, कारण क्या है। आप जानते हैं मनु कौन थे? मनु इज द फर्स्ट लॉ मेकर ऑफ इंडिया। भारत के सबसे पहले कानून निर्माता कौन है? मनु। सबसे पहले कानून निर्माता मनु। कब बनाया इन्होंने कानून? वैदिक काल में। वैदिक काल कब? आर्यों के समय में, मतलब 1500 बीसी से लेकर के 950 बीसी के आसपास तक का समय आर्यों का माना जाता है। उस वक्त ये साहब हुए और इन्होंने कानून बनाए आर्यों के लिए, वैदिक काल के लिए। किसमें? संस्कृत में उस समय होता था। तो इन्होंने सबसे पहले जो भारत में कानून बना वो मनु ने बनाया वैदिक काल में, ठीक है ना। इन्होंने उससे पहले कैसे भी चल रहा था पता नहीं, लेकिन जब इन्होंने कानून बनाया इन्होंने जातियों तक में डिवाइड कर दिया, वर्ण व्यवस्था दे दी इन्होंने। क्या दे दी? वर्ण व्यवस्था। पहले क्या होता था? आदमी काम के हिसाब से उसका वर्ण निश्चित होता था। और इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने जातिवाद कर दिया कि जिस कास्ट में जो पैदा होगा उसी कास्ट में वो रहेगा, और उसके कार्य के हिसाब से नहीं, उसे उसकी जाति के हिसाब से पहचाना जाएगा। तो सबसे पहला जो कानून बनाया भारत देश में वो किसने बनाया? मनु ने। और उसके बाद जो कानून बनाया भारत देश में वो बनाया बी आर अम्बेडकर साहब ने। इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। समझ आया? तो ये फर्क है। ये सवाल है, सवाल अक्सर ये पूछा गया सवाल है, HSSC में पूछा सवाल कि आधुनिक भारत का मनु किसे, या भारत का आधुनिक मनु किसे कहते हैं? तो भारत का आधुनिक मनु कहते हैं बी आर अम्बेडकर साहब को। ठीक है जी, ये रही इसके बारे में बात। अब संविधान के बारे में आपको पता लग गया कि संविधान क्या है, आपको मैंने बता दिया। पॉलिटी का जो दूसरा अंग है वो है गवर्नमेंट। ठीक है, आपको समझ आ गया लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है, कहां से क्या आया, बी आर अम्बेडकर साहब ने इतना बड़ा संविधान क्यों लिखा, इंग्लैंड के संविधान में हमारे संविधान में क्या डिफरेंस है ना। आपको समझ आया ना। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, तो अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, सरकार, तो गवर्नमेंट के ना 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, यह शासन, ये गवर्नमेंट अलग अलग देश में 3 तरह की होती है। कैसे? एक होता है गणतंत्रात्मक, ठीक है ना। एक होता है क्या? गणतंत्रात्मक, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। एक होता है राजतंत्रात्मक, इसको बोलते हैं मोनार्की। और एक होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, तानाशाही, डिक्टेटरशिप। क्या? तानाशाही, डिक्टेटरशिप, जैसी कि जर्मनी में हिटलर की थी। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम गणतंत्रात्मक में और मोनार्की में, डिफरेंस बताएंगे बाद में। पहले बात करते हैं गणतंत्र सरकार की। इसमें क्या अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं सरकार। कौन सा? एक तो होता है विधायी अंग, ठीक है। दूसरी होती है कार्यपालिका, और तीसरी होती है न्यायपालिका। क्या क्या काम होते हैं इन तीनों के, बताएंगे कोई प्लीज? अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। विधायक, विधायक क्या बोलते हैं? हाँ जी बताइए, विधायक क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। और इसको बोलते हैं जुडिशरी।
तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, क्या कार्य है विधायिका का? ये कानून बनाती है। ये क्या करती है? उन्हें एग्जीक्यूट करती है, मतलब उनका पालन करवाती है। और जुडिशरी क्या करती है? इन कानूनों का ना पालन करने वालों को जो पनिशमेंट दे, इन कानूनों का रक्षण करती है। समझिए, कानूनों की रक्षक है, कानून की रक्षक। लॉ जो बनेगा उसको सुरक्षा प्रदान करती है न्यायपालिका। समझ आया कि इसमें तीन चीजें हैं। अब आप मुझे बताइए, ये कार्यपालिका और विधायिका जो है, इसमें क्या डिफरेंस है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में जो है अंतर क्या है? क्योंकि आप समझ तो रहे हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और सारा कुछ ये, पर इसमें डिफरेंस क्या है आप मुझे बताएंगे? हाँ जी, किसी को पता है? पता है तो कमेंट में लिखे प्लीज। मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस है कार्यपालिका में। न्यायपालिका तो बिल्कुल लगा आपको समझ में आ गया, कानून की बात हो रही है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, या सॉरी कह लीजिए आप कि विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है? तो जो लेजिस्लेटिव है वो एग्जीक्यूटिव से ही आते हैं। जितने भी लेजिस्लेटिव हैं वो सभी के सभी एग्जीक्यूटिव से ही आते हैं। कैसे? एग्जीक्यूटिव मतलब वो जो लोग हमारे यहां से चुन के गए, एमपी, वो क्या करते हैं? संसद में खड़े होते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, कुर्सी फेंकते हैं, पेज फेंकते हैं। आपको पता है ना, तो मैं सब कुछ बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, है ना। तो वो हैं जो लेजिस्लेटिव हैं। और फिर जब वो कानून बन जाता है तो उसे बाहर निकल के एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, मतलब उस कानून को खुद लॉ को फॉलो करते हैं और एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं। कहने का मतलब जितने भी लेजिस्लेटिव्स हैं वो सभी के सभी एग्जीक्यूटिव्स में ही निकल के गए हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा है? जितने भी लेजिस्लेटिव्स हैं वो सभी के सभी एग्जीक्यूटिव्स में ही निकल करके गए हैं। अब आगे जो बात करते हैं, बात करेंगे हम संसद की। ठीक है ना, क्या कि संसद जो है इट इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मैं आपको बता रहा था ना, एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, तो ये सारे के सारे संसद में आते हैं। एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेटिव हो, है ना, ये संसद में आते हैं। इसीलिए इसको आप कह सकते हैं कि जो संसद है वो एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का। संसद को आप कह सकते हो इट इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट पढ़ रहे थे ना अभी, तो आप कह सकते हो कि ये है सरकार का एक विधायी अंग है। ठीक है ना, बात आ गई यहां पे। अब बात करें एग्जीक्यूटिव्स की। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। आप दोनों को जानते हो। स्थायी कौन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव मतलब पालन करवाने वाला, समझ रहे हैं ना, पालन करवाने वाला। स्थायी में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड सो कॉल्ड एंड मोर। स्थायी में कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस, जितने पॉलिटिशियन हैं। अस्थायी, अब इस अस्थायी में भी तीन तरह के होते हैं। अस्थायी भी तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं निर्वाचित, एक होते हैं नियुक्त, एक होते हैं मनोनीत। समझ आई ये बात भी? अस्थायी में भी तीन तरह के होते हैं, निर्वाचित, नियुक्त और मनोनीत।
समझ आया? आप समझते हैं जैसे आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो मिलता है ना, आपको नियुक्ति पत्र दिया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर। तो ये अस्थाई भी 3 तरह के होते हैं, नियुक्त किया जाता है कि ऐसे बहुत सारे पद हैं जिन्हें वो पॉलिटिशियंस हैं और उन्हें उस पद पे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, पहले एग्जीक्यूटिव से, अस्थाई से पार्लियामेंट की बात करते हैं, संसद की। अब हम आते हैं अपनी संसद पे, क्योंकि गवर्नमेंट हमें पता लग गया क्या करती है। अब गवर्नमेंट का एक अभिन्न अंग है संसद। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, जो राष्ट्रपति है क्या वो संसद का सदस्य है? सवाल पूछा जाता है, क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है? आपको पता है तो मुझे कमेंट में लिखिए प्लीज। ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रपति कभी भी संसद का सदस्य नहीं होता। आप ये समझिए, कहीं एक मंदिर है जो कि हमारी संसद है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति है। ठीक है, फिर राज्यसभा है, हंसता हुआ चेहरा राष्ट्रपति, फिर लोकसभा है, रामनाथ कोविंद जी, है ना, हंसता हुआ चेहरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। तो अगर मैं कहूं क्या ये है? नहीं, प्रेसिडेंट इज अ ऑर्गन ऑफ संसद, नॉट अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हम कह देते हैं, दरअसल पार्लियामेंट जो कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। पार्लियामेंट जो नाम है वो ब्रिटेन की संसद का है, हमारे यहां की संसद को संसद ही कहते हैं। ठीक है, समझ आया? तो ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है और हमारे यहाँ जो संसद है उसे कहते हैं संसद। चलिए आपको थोड़ा सा ब्रिटेन की संसद से मिलवाते हैं। कैसे? ऐसे कि ये देखिए, ये हमारे यहाँ की संसद है और ये हंसता हुआ चेहरा हमारे यहाँ के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ये हमारा राज्यसभा, ये हमारा लोकसभा। मनोनयन निर्वाचन का बता देता हूं, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 लोग मनोनीत होते हैं। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति साहब। अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति, यू कैन से देखे, प्रेसिडेंट इज अ ऑर्गन ऑफ संसद, नॉट अ मेंबर ऑफ संसद। ठीक है, ये एक अंग है, ना कि सदस्य। याद रखिएगा, सवाल आता है। अब आपकी बात कराते हैं हम, ये है पार्लियामेंट इंग्लैंड की। यहां पे महारानी, राजा या रानी जो भी हो, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन। अगर आपको याद हो तो जिन भी गधों के सामने लॉर्ड लगता था, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड फलाना, ये जितने भी गधे लॉर्ड लगा के आते थे ना, वो सभी के सभी इस सदन से होते थे, उच्च सदन से। जो यहां की पार्लियामेंट थी इंग्लैंड की, तो जितने भी गधों के सामने लॉर्ड लगता था वो गधे इससे होते थे। ठीक है ना, ये इंडियन पार्लियामेंट है। चलो आपको एक पार्लियामेंट से और मिलवाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सीनेट और इसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिपब्लिक, समथिंग कुछ यही नाम है। ठीक है, तो ये जो साहब हैं ये यूएस से है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका जो राज्यसभा है वो इनके हाउस ऑफ लॉर्ड के समान है और ये हाउस ऑफ कॉमन्स के समान है जो आपका लोकसभा है, और ये हमारा राजा यहाँ की महारानी के बराबर बैठता है। इसी तरह से यहाँ का जो है रिपब्लिक ये, और ये इनका सीनेट के समान होता है।
लेकिन अगर आप देखें तो आपको शायद यहां दिख रहा होगा कि मैंने सभी को, जो इंडिया का राष्ट्रपति है उसे भी अंदर रखा है, इंग्लैंड के राष्ट्रपति को भी अंदर रखा है, लेकिन यूएसए के राष्ट्रपति को अंदर नहीं रखा, बाहर रख दिया। ऐसा क्यों है? तो ये मिस्टर पगलेट आदमी और डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, डोनाल्ड ट्रंप। इनके साथ इनका क्या काम क्या है, करते क्या है, बाल सेट करते हैं क्या बस? हैं? देखिए यहां पे लोकसभा राज्यसभा नियम बनाती है, दोनों राष्ट्रपति को भेजते हैं, राष्ट्रपति पास कर देता है, कानून बन जाता है, बात खत्म। यहां पे राजा या रानी नियम बनाते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसे अप्लाई कराते हैं, दोनों मिलके। समझ में आया? ये निर्वाचित लोग हैं, निर्वाचित होते हैं लोग, नीचे वाले जो हैं ये वो एग्जीक्यूटिव से निर्वाचित होते हैं। यहां पे क्या होता है, यहां पे सीनेट कानून बनाती है, फॉलो करता है डोनाल्ड ट्रंप। समझ आया? नहीं आया समझ में? एक नई बात बताता हूं, समझिए कि हमारे यहां लोकसभा ने कानून बनाया, ठीक है ना? वैसे तो केवल एक वित्त विधेयक होता है या कोई एक और विधेयक है विशेष जिनमें राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है, अन्यथा किसी विधेयक को लाने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो लोकसभा विधेयक लाई, पास हुआ, राज्यसभा में विधेयक पहुंचा, पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति साहब ने पास कर दिया और वो कानून बन गया। ठीक है? यहां पे रानी ने कानून बताया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने फॉलो कराया और नीचे वाले लोग फॉलो करते हैं, बाकी सब। यहां ये कानून बनाते हैं, ये लोग फॉलो करते हैं, यहां ये लोग कानून बनाते हैं, ये फॉलो करते हैं, ये से पास करते हैं और जनता और ये फिर खुद फॉलो करते हैं, यही बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है, सॉरी, लेजिस्लेटिव इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव। जो कानून बनाते हैं वो ही पालन करते हैं। हमारे यहां ये स्थिति है। यहां कानून राजा रानी बनाते हैं, पालन करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। यहां सीनेट कानून बनाती है, पालन करता है डोनाल्ड ट्रंप। इसकी कोई स्थिति नहीं है। अगर सीनेट कोई बिल लाए और डोनाल्ड ट्रंप साहब को बिल भेज दे और डोनाल्ड ट्रंप साहब उसे पास ना करें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2/3 बहुमत से पास करके उसे वो बना लेगी कानून। बाकी इसकी कोई वैल्यू नहीं है अमेरिका में। हाँ, एक बात के लिए अमेरिका में इसकी वैल्यू है यहाँ के राष्ट्रपति की, कि सेनाओं का सेनापति है, ये उनके ऊपर कोई भी हुक्म चला सकता है, इसमें से कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए निर्बाध है, बिल्कुल निर्बाध है उस बात के लिए, उसे कोई बंधन नहीं है इस बात के लिए। समझ आया? तो ये फर्क है डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति में, जबकि ये समकक्ष हैं तीनों के तीनों एक दूसरे के, ये तीनों राष्ट्र के अध्यक्ष हैं अपने अपने, लेकिन तीनों में डिफरेंस है उनके द्वारा बनाए गए रूल्स का फॉलो कौन करता है। यहां पे नियम बनाती है सीनेट, फॉलो करता है डोनाल्ड ट्रंप। यहां पे नियम बनाते हैं राजा रानी, फॉलो करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और कॉमन्स, और ये फॉलो कराते हैं जनता से। यहां पे कानून बनाते हैं लोकसभा राज्यसभा, पास करता है राष्ट्रपति, और पालन भी दोनों करते हैं, एग्जीक्यूटिव भी यही है, लेजिस्लेटिव भी यही है। ठीक है ना? ये स्थिति है। बाकी यहां के राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि अगर इन्होंने कोई कानून बनाया है और वो चाहे तो उसे अपनी जेब में रख सकता है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। वीटो पहले से चली आ रही है 1813 से, उससे पहले से, मतलब जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके पास से, उसके बाद से उन्होंने कह दिया था कि जो उस वक्त गवर्नर जनरल होता था वो अपनी परिषद का निर्णय नहीं भी माने तो कोई बात नहीं। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक एक्ट आया था 1786 का एक एक्ट आया था जिसमें उसे ये अधिकार दे दिया गया था कि अपनी परिषद के निर्णय को रद्द भी कर सकता है वो चाहे तो, है ना? तो ऐसी स्थिति थी यहाँ पे, कई एक्ट आए ऐसे। तो इसी तरह से यहाँ पे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है राष्ट्रपति, चाहे तो अपनी बाईं जेब में रख लेगा, विधेयक नहीं भेजता। यहाँ इसके पास अधिकार नहीं है। अगर ये चाहे कि सीनेट ने कोई कानून बनाया है और सीनेट कहे कि इसको पास कर दे, वो कहे कि मैं पास नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीनेट 2/300 से पास करेगी और वो कानून बन जाएगा और फॉलो करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है? ये स्थिति है अमेरिका के साथ में। अभी मैं इसे रब कर देता हूं, नेक्स्ट बात बताता हूं कि मैंने बताया था भाई थोड़ी देर पहले कि 2 तरह के लोग होते हैं, बल्कि 3 तरह के, नियुक्त किए जाने वाले, निर्वाचित किए जाने वाले और मनूने किए जाने वाले। क्या फर्क है तीनों में? है जी, दरअसल फर्क ये, मनूने मतलब मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्ति होती है अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में
या किसी को नियुक्त किया जाता है, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ना, पर है वो क्या, एग्जीक्यूटिव है। तो वो 3 तरह के हो गए, नियुक्ति, निर्वाचन, निर्वाचन का मतलब जो जनता निर्वाचित करे, ठीक है ना, और तीसरा हो जाता है मनोनीत। कहने का मतलब जो हमारी ऊपर का सदन है जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, राज्यसभा अर्थात राजा का सदन, ठीक है, उसमें 12 लोग मनोनीत होते हैं, लोकसभा में 2 होते हैं। अभी इसमें 2 कौन से होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं आंग्ल भारतीय। अब ये आंग्ल भारतीय का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए आंग्ल भारतीय भी समझिए, आंग्ल भारतीय क्या होता है। आंग्ल भारतीय का मतलब यह है कि किसी की मां इंडियन होनी चाहिए, और जो फादर है, पिता है, मदर और फादर, और जो फादर होना चाहिए वो इंग्लैंड से होना चाहिए, तभी ये आंग्ल भारतीय होता है। अगर फादर इंडिया से है और मदर इंग्लैंड से है तो आंग्ल भारतीय नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए किसी का नाम रविंदर है, तो वो रविंदर कोई भी नाम मान लीजिए, तो उसका जो गोत्र लगेगा यहाँ का लगेगा। और अगर यहाँ माँ भारतीय, इसने नाम रविंदर रखा, इसका नाम जॉन है, तो इसका नाम रविंदर जॉन हो जाएगा, है ना। इस तरह से आंग्ल भारतीय कॉन्सेप्ट है। पितृ सत्तात्मक सत्ता है ना, पिता का गोत्र लगता है ना नाम के आगे, तो इसलिए आंग्ल भारतीय का ये कॉन्सेप्ट है। सदन हमारे यहाँ कितने हैं, 2 सदन हैं, ठीक है ना। 2 तरह की व्यवस्था होती है, एक तो होती है बाइकैमरल, एक होती है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल मतलब एक सदनात्मक, एक होती है बाइकैमरल मतलब द्विसदनात्मक, ठीक है ना। ये 2 तरह की व्यवस्था होती है, यूनिकैमरल और बाइकैमरल। यही व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स में भी है। मतलब जो एमपी होता है वो चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का, उसे बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अगर स्टेट्स की बात करूं तो स्टेट्स में जहां मतलब ऐसा 6 स्टेट्स हैं जहां पे बाइकैमरल है, और बाकी सब स्टेट्स में यूनिकैमरल है। 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं जिनमें बाइकैमरल और यूनिकैमरल। देखिए यूनिकैमरल तो बाकी सब में है, 6 स्टेट बता देता हूं। एक है यूपी उत्तर प्रदेश, एक है बिहार, ठीक है, एक है महाराष्ट्र, एक है कर्नाटका, समझ में आ रहा है, समझते जाइएगा, एक है तेलंगाना, 1 2 3 4 5 हो गए, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्रा, ये ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें बाइकैमरल है, ठीक है, या द्विसदनात्मक। इसका मतलब होता है इसमें 2 सदन होते हैं, एक को बोलते हैं MLA, एक को बोलते हैं MLC। यहां भी सेम यही व्यवस्था है। ऊपर जो होगा वो राज्यपाल होगा, ये MLC होगा, ये MLA होगा। ये MLA निर्वाचित होते हैं, ठीक है। MLCओं को अलग अलग क्षेत्र से चुना जाता है। जैसे हमारे राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं, वो अलग अलग फील्ड से मनोनीत किए जाते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक। कला, साहित्य, सामाजिक कार्य और विज्ञान। आपसे पूछने लगूं कि सचिन तेंदुलकर MP हैं, वो कौन से फील्ड से हैं, वो किस में आएगा, किस वर्ग में आएगा इनमें से, तो वो कला में आएगा। उसकी कला है अच्छा क्रिकेट खेलना। या लता मंगेशकर अच्छा गाती है तो उसकी कला है, समझ आया। इस तरह से ऐसे यहाँ पे MLCs का जो है चुनाव होता है, इसमें लोग ग्रेजुएट जो होते हैं वो वोट डालते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट लोग वोट डालते हैं, तो MLC का चुनाव इस तरह से होता है। MLC को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और MLA को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 6 राज्य हैं जिनमें बाइकैमरल है,
अन्यथा बाकी सभी राज्यों में भारत के में यूनिकैमरल है। 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो केंद्र से शासित होते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति है हमारे भारत देश की, और ये था हमारे यहाँ के संविधान की बेसिक स्थिति जो आपको बताना बहुत आवश्यक हो गया था, क्योंकि अगर आपने अब ये समझ लिया ना तो अब आपको संविधान समझाने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा, समझने में मजा आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आपको ये बताना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया था, क्योंकि इसके बिना ना संविधान समझ नहीं आता, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो वीडियो थी हमारी यहीं तक थी, क्योंकि मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ करीब करीब, हमारे यहाँ का निर्वाचन, उसके बाद की पद्धति, या और देशों से मिलवा चुका हूँ कहीं कि किस देश में क्या स्थिति है, हमारे यहाँ जो राज्य हैं वो क्या हैं, जैसे कि वहाँ पे जो बोलते हैं अमेरिका में जो शासन है, जो अमेरिका की जो स्थिति है वो राष्ट्रपति वाली है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं प्रेसिडेंट डेमोक्रेसी, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ क्या होती है, यहाँ जो है यहाँ है मतलब जो अमेरिका की है उसे बोलते हैं प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी, ठीक है ना। और यहाँ ये संसदीय डेमोक्रेसी मतलब कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, देखिए पार्लियामेंट्री, सॉरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और वहां पे है जो अमेरिका है वहां पे है प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी। ये फेडरलशिप है, हमारा यूनियन है, ठीक है ना। ये फर्क है थोड़ा सा, ये बातें जरूर थी बतानी, मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। तो जैसा आज तक मेरी जो वीडियो थी इतनी आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, और इसके बाद जो शुरू होगा ना मैं आपको प्रस्तावना से शुरू करूंगा, भारत के संविधान से, कि भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, और प्रस्तावना को पूरा ब्रीफ में समझाएंगे, डीप में प्रस्तावना भारत की किस तरह से बनी और क्या क्या कहती है, ठीक है दोस्तों। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर देखिए और शेयर कीजिए। अगर संविधान पढ़ना है तो वीडियो बहुत जरूरी है, आप अगर इसे पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट होगा आपको कोई भी संविधान समझने में, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने का धन्यवाद, नमस्कार।